दोस्तों शाम हो चुकी है और वक्त हो चला है सुनने का एक और नई कहानी जिसे लेकर के आई है आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा आप ही के इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों हिंदी के विकास के नायक जिन्हें कहा जाता है वो है मुंशी प्रेमचंद, जिनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। तो दोस्तों आज से अगले कुछ दिनों तक आपकी दोस्त प्रतिमा आपके लिए लेकर आएगी मुंशी प्रेमचंद की कुछ खास कहानियाँ आप ही के इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों आज जो मैं कहानी अपने लेकर आई हूँ उसका नाम है बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि यह इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उसने पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उससे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष में मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ निकल न आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नथु खेरा कभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है जब कहीं यह विधा आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम इतने गूंगा क्यों हो? मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते? मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते, जो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम ऐसे कैसे आशा करते हो कि तुम यों खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे।
अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेज़ी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। दोस्तों, इस कहानी का यह भाग था 1। कल फिर आपके साथ होगी आपकी ये प्यारी दोस्त प्रतिमा इस कहानी के दूसरे भाग के साथ आप ही के शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का यह भाग 1 आपको पसंद आया हो। भाग सुनने के लिए कल ज़रूर देखिए यह शो छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।